नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोस खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, इस कड़ी में हम पढ़ रहे थे आपका कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भाग 1 और अध्याय नंबर 4 कि अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत में अपना शासन स्थापित किया। और पिछले पार्ट जितने जहां तक हमने लेसन पढ़ा है उसमें हमने पढ़ लिया था कि जो अंग्रेज आए थे व्यापारी बनकर। जो भारतीय शासक थे उन्होंने परमिशन मांगी थी कि हम तो क्या है, व्यापारी हैं। और जो भारतीय शासक थे, आपके स्थानीय शासक थे, जो आपके तत्वों के साथ साथ, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, व्यापारी हैं तो आराम से रह लेंगे और व्यापार कर लेंगे। लेकिन उनकी जो इच्छा थी अंग्रेजों की, वो कुछ और ही थी। तो मैं आशा करता हूं कि आप पिछले पार्ट देख के आए होंगे, क्योंकि बीच में से आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको कि यही से समझाने की, कि जो बच्चे आज फिलहाल नए आए हैं वो यही से समझ जाए। तो इतना तो मैं मान के चलता हूं कि जो अंग्रेज थे, आपको पता है कि अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे और भारतीय जो शासक थे, मतलब राजा थे, उनसे उन्होंने व्यापार करने की अनुमति मांगी थी। न्यू एनसीईआरटी में डिटेल से नहीं दिया हुआ, जो टॉपिक हमें दिए हुए हैं वही हम पढ़ेंगे और उन्हीं बातों का हम पालन करेंगे। अब हमें बात करनी है जो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति की। व्यापारिक का छद्म रूप बनाए रखते हुए कंपनी के प्रतिनिधि स्थानीय शासकों से राजनीतिक संबंध स्थापित करते रहे भी। तो मतलब कि वो रूप तो धारण किए हुए थे व्यापारियों का। ठीक है, व्यापारी का मतलब सिर्फ व्यापारी होता है, उससे अपना सामान खरीदना और बेचना है, बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा कि उन्होंने व्यापारियों का छद्म रूप होता है, जो एक नकली चेहरा होता है ना, उसको हम बोलते हैं छद्म रूप। कि वो बाहर से तो क्या दिखाई दे रहे थे, व्यापारी थे, लेकिन इसके साथ साथ वो क्या कर रहे थे, कंपनी के जो प्रतिनिधि थे, मतलब जो अधिकारी थे, वे स्थानीय शासकों से राजनीतिक संबंध स्थापित करते रहे। मतलब राजनीतिक जो कार्य थे उनमें भी वो हस्तक्षेप करते रहे। किस प्रकार की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वे कुछ शासकों को अन्य के विरुद्ध सैन्य सहायता देकर भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। कि स्टार्टिंग उन्होंने कहां से की, कि जैसे क्या हुआ कि जैसे दो शासक हैं ए और बी, ठीक है, तो दोनों में टकरार है आपका। तो मान लेते हैं कि जो अंग्रेज हैं उन्होंने ए की सहायता कर दी, अपनी सेना भेजकर ए के साथ, और बी को हरा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार वो हस्तक्षेप करने लगे, सीधे युद्ध में नहीं उतरे। वो क्या है कि आपका अप्रत्यक्ष रूप में जो भारतीय जो राजनीति थी उसमें वो हस्तक्षेप करने लगे, उसमें अपना हाथ बढ़ाने लगे। ये बात आपको समझ में आई? यहाँ तक बात क्लियर है? आगे देखते हैं। इस प्रकार वे विदेशी आक्रांताओं के स्थान पर सत्ता के मध्यस्थ बनकर उभरे। कि वे विदेशी आक्रांताओं के स्थान पर, कि विदेशी आक्रांताओं का नाम दिया कि विदेशी आक्रमणकारी। तो उन्होंने क्या किया कि सीधा आक्रमण नहीं किया, उन्होंने मध्यस्थता की। मतलब बीच में। किस प्रकार से? ब्रिटिशों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रीय शासकों के मध्य प्रतिस्पर्धा तथा राजवंशों के उत्तराधिकारी संबंधी विवादों का लाभ उठाया, जिसे फूट डालो और राज करो की नीति कहा गया। उन्होंने क्या किया कि जो भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रीय शासकों के मध्य, जो आपके भारतीय उपमहाद्वीप को, अब तक तो आपको पता चल चुका होगा भारतीय उपमहाद्वीप कौन सा था, कि आपका कंप्लीट भारत देश, पाकिस्तान भी उसी में, अफगानिस्तान भी उसी में, आपका नेपाल भी उसी में, ठीक है, आपका भूटान भी उसी में, म्यांमार भी उसी में। ये सारे देश मिलके एक क्या बनाते थे, उपमहाद्वीप जैसा प्रतिरूप बनाते थे। तो इस कारण इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा गया। तो हम वापिस हमारे टॉपिक पे आते हैं कि भारतीय जो उपमहाद्वीप था ना, तो उसमें जो शासक थे उनके बीच में आपसी प्रतिस्पर्धा थी, मतलब आपसी लड़ाई थी। ठीक थी। और राज्य वंशों के उत्तराधिकारी के एक तो लड़ाई थी दोनों राज्यों के बीच में। जैसे ये दो राज्य हो गए ना, हम मान लेते हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में लड़ाई है। इस चीज का अंग्रेजों ने फायदा उठाया, किसी एक का साथ दे दिया, दूसरे को हरा दिया। तो इस कारण अंग्रेज क्या करने लगे, ये अंग्रेजों के अंडर काम करने लगे, अंडर क्या, उनकी बातें मानने लगे। अंग्रेजों का हस्तक्षेप हो गया। दूसरा क्या हुआ कि मान लेते हैं ये राज्य बी है, इसके राजा के दो बेटे हैं, ए है और सी है। अब इन दोनों की उत्तराधिकारी की लड़ाई हो गई कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा, उत्तराधिकारी मतलब कि बी के बाद राजा कौन बनेगा। तो इसमें भी ये क्या करने लगे,
एक का पक्ष लेने लगे, किसी एक व्यक्ति का, दूसरे को छोड़ देते तो इसको राजा बना देते, फिर ये भी क्या करता, अंग्रेजों की बात मानने लगता। आपको दोनों बातें समझ में आई कि वो किस प्रकार क्षत्रिय शासकों के मध्य प्रतिस्पर्धा, ये अलग बात है, और राज्य वंशों के उत्तराधिकार संबंधी विवादों का फायदा उठाते थे। चीजें क्लियर हुई? आपको आगे बढ़ जाएं, दो चीजों का, एक तो जो क्षेत्रीय शासक थे, वहां के जो राजा थे, लोकल राजा, उनके बीच में जो लड़ाइयां होती ना, तो वो एक का पक्ष ले लेते। दूसरा, अगर एक राज्य के दो से ज्यादा या फिर एक से ज्यादा उत्तराधिकारी होते, तो वो उत्तराधिकारी की जो लड़ाई होती थी उसका एक फायदा उठाते थे। ये चीज आपकी क्लियर हुई? आगे बढ़े। ब्रिटिश इस प्रकार के सामाजिक विभाजनों का शोषण करने में अत्यंत कुशल थे भी। तो इस प्रकार का जो सामाजिक विभाजन था ना, तो उसका उन्होंने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। किस प्रकार का सामाजिक विभाजनों का शोषण करने में अत्यंत कुशल थे, मतलब उसका फायदा उठाने में बहुत निपुण थे वो। ब्रिटिश इस प्रकार के सामाजिक विभाजनों का शोषण करने में अत्यंत कुशल थे। उन्होंने भारतीय समाज में विद्यमान धार्मिक समुदाय के मध्य विद्वेष को पहचान कर उसे बढ़ावा भी दिया। और उन्होंने क्या दिया कि वो जो भारतीय समाज था उसमें आपको पता है कि हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, और भी धर्मों के भी लोग भी रहते थे। उन्होंने देखा कि आखिर हिंदू और मुसलमान में किस बात के प्रति मतभेद है, और उस बात का उन्होंने बढ़ावा दिया। मतलब आपसी उन्होंने क्या है कि जो आपका समाज में भी भेदभाव करने की कोशिश की, उन्होंने आपसी समुदाय में भी के मध्य विद्वेष को पहचान कर उसे बढ़ावा दिया, ताकि ये आपस में भी लड़ने लगे। राजाओं को भी लड़ाने की कोशिश की उन्होंने, जो उत्तराधिकारी थे, जो एक ही राजा के वंश को भी लड़ाने की कोशिश की, फिर उन्होंने आम जनता को भी लड़ाने की कोशिश की। इसी नीति को कहा गया फूट डालो राज करो। ठीक है, उन्होंने कहा ये आपस में लड़ेंगे तो ये कमजोर हो जाएंगे, और कमजोर हो जाएंगे तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। अब ये चीज देखिए कि मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने फूट डालो राजकीय के तहत युद्ध जीते। प्लासी का युद्ध 1757 में इस नीति का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। यदि आपसे पूछे कि फूट डालो राज करो नीति का एक उदाहरण दीजिए, तो 1757 का क्या प्लासी का युद्ध है, तो इसका एक अत्यंत उदाहरण है भी, बहुत बढ़िया उदाहरण फूट डालो राज करो वाली नीति का। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब एक बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका जो भारत है ना, यहाँ पे देखिए मैं यही समझा देता हूँ आपका कि ये आपका वेस्ट होता है, आपका ये पता होगा आपको, और ये दिशा ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ये आपका मान लेते हैं कि ये आपका एशिया है, ये आपका यूरोप है, कि इस साइड ये आए थे ईस्ट की तरफ व्यापार करने। ठीक है, ये इसलिए इसको नाम दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, कि ईस्ट की साइड इंडिया में व्यापार करने आए थे, इसलिए इसको नाम दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि यूरोप से हमारा भारत ईस्ट की तरफ पड़ता है ना, तो इसलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया था। चीजें क्लियर हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ भी। ये कहता है कि 1757 में जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, बातों को याद सुनना मेरे ध्यान से, और जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो अधिकारियों का नेतृत्व कर रहा था, वो था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव को पता चल चुका था कि सिराजुद्दौला अंग्रेजों से काफी परेशान हो चुका था, और अब दोनों के बीच युद्ध होने वाला था। और क्लाइव को पता चल चुका था कि वो अकेला कभी भी सिराजुद्दौला से युद्ध नहीं जीत पाएंगे अंग्रेज, तो वह अपनी ही नीति पे आया, फूट डालो और राज करो। किस प्रकार से किया उस नीति का अनुसरण, ये बात अब ध्यान से समझिए, आपको प्लासी का सारा याद हो जाएगा भी। ठीक है, तो उसने क्या किया रॉबर्ट क्लाइव ने, तब क्लाइव ने नवाब के दरबार में असंतुष्ट तत्वों की पहचान की। तो क्लाइव ने क्या किया कि जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसके दरबार में जो असंतुष्ट तत्व थे, मतलब जो लोग राजा से खुश नहीं थे, उनके बारे में पता लगाया कि राजा के खिलाफ कौन कौन से लोग हैं जो राजा से थोड़ा सा परेशान रहते हैं। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर के साथ षड्यंत्र, और उसे नाम मिला मीर जाफर का, जो क्या है उसका सेनापति सिराजुद्दौला का। क्लाइव को पता चला कि मीर जाफर क्या है कि राजा से थोड़ा सा नाराज रहता है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मीर जाफर के साथ मुलाकात करवाओ मेरी। और जब क्लाइव मीर जाफर के साथ मिला, तो क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर के साथ षड्यंत्र रचा, और उसके साथ यह समझौता किया। क्या समझौता किया?
मीर जाफर के साथ षड्यंत्र रचा, उसके साथ यह समझौता किया कि यदि वह नवाब के साथ विश्वासघात करेगा तो उसके नवाब के रूप में स्थापित कर दिया जाएगा। उसने कहा यदि उसे क्या करना, विश्वासघात करना है, और यदि वह ऐसा करेगा, अंग्रेजों का साथ देगा, तो क्या होगा कि अगला नवाब बंगाल का मीर जाफर को बना दिया जाएगा। आपको आप बात समझ में, उनका साथ नहीं, उनका विश्वासघात करना है। विश्वासघात और आपका साथ नहीं देने में अंतर है। मैं आपको समझाऊंगा किस प्रकार से विश्वासघात किया, ये बात आप देखना एक बार। यह युद्ध प्लासी अथवा प्लासी जैसा कि अंग्रेजों ने उच्चारित किया में हुआ, जो वर्तमान कोलकाता से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। प्लासी कहाँ है? कोलकाता से 150 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाएंगे तो आपका प्लासी आ जाएगा। नवाब को कुछ फ्रांसीसी सेनाओं का समर्थन प्राप्त था। सिराजुद्दौला जो आपका बंगाल का नवाब था, उसको कुछ फ्रांसीसी सेनाओं ने भी साथ दिया, किंतु मीर जाफर की सेनाएं जो नवाब की सेना का प्रमुख भाग थी, युद्ध में निष्क्रिय रही। अब देखिए क्या हुआ कि जब युद्ध हुआ तो रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना साथ लेके आ गया, इधर से सिराजुद्दौला अपने साथ सेना लेके आ गया, लेकिन जो मेन सेना थी जिसका नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था, उस सेना ने युद्ध में भाग ही नहीं लिया। मीर जाफर और उसकी सेना, सेना तो किसकी थी? वो सिराजुद्दौला की थी, लेकिन उसका नेतृत्व किसके हाथ में था? मीर जाफर के हाथ में था, तो उसने सेना ने भाग ही नहीं लिया। तो ये थी आपका विश्वासघात। ठीक है, अगर उसे मीर जाफर को अंग्रेजों का साथ देना होता तो युद्ध से पहले चला जाता, उसको छोड़ के कि मैं तो अंग्रेजों की साइड हूं, तो क्या करता सिराजुद्दौला? सिराजुद्दौला क्या करता? किसी और को सेनापति बना देता, सेना तो वो लड़ती। ठीक है, तो इस प्रकार से मीर जाफर ने उसके साथ विश्वासघात किया। ठीक है, तो जो कि नवाब की सेना का प्रमुख भाग थी, युद्ध में निष्क्रिय रही, मतलब उसने युद्ध निष्क्रिय मतलब कोई काम उसने नहीं किया, युद्ध में भाग ही नहीं लिया। इस प्रकार संख्या में कम होने पर भी ब्रिटिशों को विजय प्राप्त हुई। आज भी मीर जाफर नाम भारत में विश्वासघाती के पर्यायवाची के रूप में स्मरण किया जाता है। उसने कहा कि आज भी मीर जाफर का नाम किसके रूप में याद किया जाता है? विश्वासघाती के रूप में। चाहे आप किसी को विश्वासघाती बोल दो या फिर उसका पर्यायवाची बोल देना, आप जैसे जल को क्या बोलते हैं? पानी। वैसे ही कहा है कि मीर जाफर और विश्वासघाती, जैसे विश्वासघाती इसके बराबर मीर जाफर, ये नाम इसके बराबर हो चुका है भारतीय इतिहास में। स्वयं को एक राज निर्माता के रूप में स्थापित करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्रमशः विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया भी। ठीक है, स्वयं को अब एक राज निर्माता के रूप में स्थापित करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत बड़े एक क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी अब समझ गया, 1800 से लेके 1900 के बीच की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए एक नीति अपनाई, हड़प नीति। कौन सी नीति? हड़प नीति, जिसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोलते हैं। ठीक है, की घोषणा की। इस नीति के अनुसार यदि किसी रियासत के शासक की मृत्यु उसके स्वाभाविक उत्तराधिकारी के बिना हो जाती है तो उस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाएगा। तो हड़प नीति क्या है वो बताई गई है कि एक राजा है, ठीक है, ये मान लेते हैं, इसका बेटा है बी। क्या है? बी इसका क्या है? बेटा। क्लियर है बात? यहाँ तक आपको समझ में आई? और यहाँ पे एक राजा डी है और इसका कोई बेटा नहीं है भी। तो इसने कहा कि अगर इसका कोई बेटा नहीं होगा तो इस राजा के मरने के बाद जो राज्य चला जाएगा, किसका चला जाएगा? अंग्रेजों के राज्य में उसको मिला लिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में उसके राज्य को मिला लिया जाएगा। दूसरी बात, पहले क्या होता था कि ये डी था ना, इसने कहा कि अगर डी का कोई बेटा नहीं था तो डी क्या ले सकता था? किसी को गोद ले सकता था भारतीय, पहले इस नीति से पहले। लेकिन इस नीति के अंदर क्या कहा था कि अगर राजा ने पुत्र गोद लिया है तो उसको भी उसका उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। आपको आ रही बात समझ में? स्वाभाविक उत्तराधिकारी मतलब राजा का सगा बेटा होना चाहिए, उसके अलावा और कोई राजा नहीं बन पाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी हो। आपको आगे बात समझ में? मृत्यु के बाद उसके स्वाभाविक उत्तराधिकारी के बिना हो जाती है तो उस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया जाएगा। अब आप कहेंगे बेटा कहाँ गया? मान लो कोई राजा बन गया, उसका शादी नहीं की, उससे पहले उसकी किसी युद्ध में मौत हो गई, ठीक है, तो हो सकता है किसी राजा का बेटा ही न हो। तो इस चीजों से क्या हुआ, ये बड़ी खतरनाक नीति थी और इसके अनुसार कई राज्यों को उन्होंने अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया था।
यह नीति जानबूझकर हिंदू धर्म की दत्तक पुत्र परंपरा की उपेक्षा करती थी। दत्तक पुत्र मतलब गोद पुत्र को गोद लेने की परंपरा थी, उसको क्या करती थी, उसको नजरअंदाज करती थी, उसको भी इन्होंने महत्व नहीं दिया कि उसने कहा कि गोद लेने वाली कोई परंपरा इस नीति के अनुसार नहीं चलेगी। जो भारतीय राजवंशों में उत्तराधिकार प्राप्त करने का एक वैध एवं स्वीकृत माध्यम था कि लोग इसको ऐसा मानते थे कि ये सही तरीका कि राजा किसी को गोद ले सकता है भी, और अगला राजा गोद लिया हुआ पुत्र राजा बन सकता था। ये परंपरा भारतीय समाज में चली आ रही थी, लेकिन हड़प नीति के अनुसार इस परंपरा को नहीं माना गया। कि आपको आगे बात में जिस राजा का कोई आपको एक वर्ड दिया स्पेशल, स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसका राज्य किसमें मिला लिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी मिला लिया जाएगा। तो ये थी आपकी हड़प नीति जो अंग्रेज लेके आए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसके अनुसार उन्होंने कुछ राज्य वैसे ही मिल गए भी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में एक रियासती राज्य वह क्षेत्र था, रियासती राज्य भी। अब आप कहेंगे सर ये रियासत क्या आ गया, कि रियासती राज्य वह क्षेत्र था जो किसी भारतीय राजकुमार, महाराज अथवा नवाब के अधीन शासन में था। ठीक है, तो उसने क्या किया कि ये किसी राज्य का राजा का क्षेत्र करी। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेज मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, यहाँ पर राज करता है। ठीक है, अंग्रेज क्या कह चाहते हैं, इस पे कब्जा करना चाहते हैं भी। ठीक है, अब कब्जा करेंगे तो इसको युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर इसके साथ अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ेगा तो क्या होगा कि अंग्रेज उसको पता था कि अंग्रेज तुझे नहीं जीतने देंगे, हारने देंगे। तो अंग्रेज इसके पास मैसेज भेजते हैं कि युद्ध चाहिए या अधीनता, कि हमारी अधीनता चाहिए। ये कहता है कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात, कि मैं आपकी अधीनता स्वीकार कर लेता हूं। तो अंग्रेज इसे कुछ शर्तें बताते थे, वो शर्तें मान लेता था, और इसको क्या मिलती थी, आंतरिक स्वतंत्रता। मतलब ये अपने क्षेत्र में अपने अनुसार राज कर सकता था। ठीक है, अपनी जनता का ये राजा बना रह सकता था। यही पे बताया गया था कि जिसे अथवा नवाब के अधीन शासन में था क्षेत्र, तो यहाँ पे कोई नवाब हो सकता है, राजकुमार हो सकता है, कोई राजा हो सकता, किंतु जिसने आंतरिक स्वायत्ता बनाए रखने के लिए, मतलब आंतरिक तौर पर वो आजाद था अपने क्षेत्र में। ठीक है, अपनी जनता के प्रति वो नियम कानून बना सकता था। बनाए रखने के लिए ब्रिटिश संरक्षण एवं मार्गदर्शन स्वीकार कर लिया, कि उसने ब्रिटिश संरक्षण, अब जब इसने ब्रिटिश की अधीनता स्वीकार कर ली तो ब्रिटिश इसका क्या करेंगे, संरक्षण रक्षा भी करेंगे और इसका मार्गदर्शन भी करेंगे। ठीक है, स्वीकार कर लिया था, मतलब आंतरिक रूप से स्वतंत्र था, लेकिन बाहरी तौर पर वो अंग्रेजों का क्या था, गुलाम था। अंग्रेजों की शर्तें वो मानता था, उनके अनुसार वो कार्य करता था। ऐसे सैकड़ों राज्य थे, कुछ बड़े जैसे हैदराबाद था, मैसूर था, त्रावणकोर था, अथवा जम्मू और कश्मीर, ये सब ऐसे राज्य थे। छोटे छोटे तो आपके सैकड़ों इसने बता दी, मतलब 100 से ज्यादा, और बाकी बड़े राज्य ये थे जो अंग्रेजों के इस प्रकार अधीन थे। तथा कुछ छोटे, भारत की स्वतंत्रता के समय लगभग 500 से अधिक रियासती राज्य विद्यमान थे, जो संपूर्ण उपमहाद्वीप के लगभग 40% क्षेत्र में थे। मतलब कि जब भारत आजाद हुआ तो ऐसे रियासतें कितनी थी, 500 थी, जो टोटल भारत का 40% हिस्सा थी उस समय भी। आपको आगे बात समझ में चीजें क्लियर हुई। आगे बढ़े, रियासतें क्या थी, वो अंग्रेजों के गुलाम हो चुके थे, इनडायरेक्टली तौर पे अंदर अंदर वो क्या थे, स्वतंत्र थे, कोई भी वो अपना बाहर का निर्णय नहीं ले सकते थे। अभी एक नीति और आएगी, उसके अनुसार ये पूरी तरह से गुलाम हो जाएंगे। हड़प नीति के परिणाम स्वरूप अनेक राज्यों का विलय हुआ, जिससे ब्रिटिशों की भौगोलिक सत्ता का विस्तार हुआ। कि अनेक हड़प नीति आपको पता चल चुका क्या थी, अगर किसी राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य किसमें मिला लिया जाएगा, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी मिला लिया जाएगा। ये अंग्रेजों का राज्य है, और ये आपका एक ऐसा है कि इसका कोई स्वाभाविक क्या उत्तराधिकारी नहीं है। जब इसका राज्य की मृत्यु होगी तो ये इसी में मिला लिया जाएगा। तो इस प्रकार से उनके क्या हो गई, भौगोलिक सत्ता का विस्तार हुआ, कि उनका क्षेत्र बढ़ता गया अंग्रेजों का। इस नीति से भारतीय समाज के कुछ वर्गों में तीव्र असंतोष हुआ। मतलब कुछ वर्ग क्या थे, बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे इस नीति से, बहुत ज्यादा खिलाफ थे, जिसने 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। 1857 का विद्रोह हुआ, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए कि अंग्रेजों को भगाओ यहाँ से। ये एक कारण था
कि आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1857 की क्रांति क्यों हुई, तो उसमें हड़प नीति भी उसका एक शुरुआती कारण था, जिसमें लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ, आम जनता में अंग्रेजों के खिलाफ क्या विद्रोह होना स्टार्ट हुआ, उनके खिलाफ गुस्सा आना स्टार्ट हुआ। एक अन्य युक्ति जिसे सहायक संधि कहा गया है, अब एक और नीति लेके आए जिसका नाम दिया गया सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस जिसको कहा जाता है, के अंतर्गत भारतीय शासकों के दरबार में। अब तक तो क्या था कि उसने कहा कि आप आंतरिक रूप से स्वतंत्र हैं, अंदर आपके कुछ हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन एक और संधि लेके आए जिसको नाम दिया गया सहायक संधि के अनुसार उसने कहा कि आपका दरबार है ना, जो आपका दरबार है अंदर के अंतर्गत भारतीय शासकों के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया जाता था, कि यहाँ एक ब्रिटिश अधिकारी रहेगा, अंग्रेज अधिकारी रहेगा आपके दरबार में, ठीक है, जो उन्हें आंतरिक अथवा बाह्य संकटों से सुख सुरक्षा प्रदान करता था भाई, ठीक है, जो उन्हें क्या करता था, आंतरिक और बाह्य जो आपके बाह्य संकट होते से सुरक्षा प्रदान करता था, ठीक है, ये कहता कि सारी चीजें आपकी अधिकारी संभालेगा। मतलब बात ये थी कि अंग्रेज अंदर तक पहुंच चुके थे, राज दरबार में जो भी राज्य बातें करता था वो सारी अंग्रेजों तक पहुंच चुकी थी। अब तक ये आंतरिक रूप से स्वतंत्र थे, लेकिन अभी आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र नहीं रही, पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन आ गए, बस नाम मात्र के ये जो भी थे राजकुमार थे, राजा थे, नवाब थे, वो बनकर रह गए थे। और साथ में उसने कहा कि हमारा ये अधिकारी रहेगा, आपके सारे कामों को देखेगा, और इसके प्रत्युत्तर में, और इसके बदले में आप हमें क्या दोगे, कि इसके प्रत्युत्तर में भारतीय शासकों को अपने व्यय पर ब्रिटिश सैनिकों को रखना पड़ेगा भी, हम कुछ सैनिक भेजेंगे आपके राज्य में, आपको वो अपने खर्चे पर रखने पड़ेंगे भी। सैनिक किसके, अंग्रेजों के, खर्चा कौन देगा, भारतीय राजा भी। तथा विदेशी संबंध केवल ब्रिटिशों के माध्यम से ही संपन्न करने होते थे। उन्होंने कहा कि यदि आप किसी विदेशियों के साथ हो, मतलब अंग्रेजों को छोड़ के किसी और के साथ संबंध स्थापित करोगे, व्यापार करोगे, तो उसके लिए हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये क्या थी आपकी सहायक संधि। तीन इंपॉर्टेंट बात है सहायक संधि में, आपका एक तो ब्रिटिश रेजिडेंट उनके दरबार में रहेगा जो उनके बाह्य और आंतरिक मामलों में रक्षा करेगा, दूसरी थी कि उसको सैनिक रखने पड़ेंगे अंग्रेजों के, और तीसरी शर्त थी कि विदेशियों के साथ अगर कोई भी आप व्यवहार स्थापित करोगे, कोई भी संबंध बनाओगे, तो हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, हमसे उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। सहायक संधि समझ में आ गई आपको क्या थी। यद्यपि यह प्रणाली रियासती राज्यों की प्रभुसत्ता को बनाए रखने का आभास कराती थी, परंतु वास्तविकता ब्रिटिशों को हस्तांतरित हो गई। इसने कहा कि ये संधि ना, यद्यपि यह तो प्रणाली सहायक संधि वाली रियासती राज्यों को प्रभुसत्ता को बनाए रखने का आभास कराती थी, कि ऐसा लगता था कि वो आजाद है भी, जो आपके रियासत है वो आजाद थी, लेकिन वास्तविक रूप से जो आपकी ताकत थी वो किसके हाथों में हस्तांतरित जा रही थी, ब्रिटिश के हाथों में जा रही थी, और भारतीय शासकों पर उनकी ही पराधीनता की कीमत का बोझ डाल दिया गया भी, ठीक है। भारतीय शासक इससे बहुत ज्यादा नाखुश हुए होंगे, भारतीय शासकों पर उनकी ही पराधीनता की कीमत का बोझ डाल दिया गया। मतलब कि स्टार्टिंग से पराधीन होते आ रहे थे ना, वो मतलब कि उनके साथ लड़ नहीं रहे थे, अंग्रेजों की पराधीनता स्वीकार कर रहे थे, उस पराधीनता का एक बोझ और भी डाल दिया गया था भारतीय शासकों पर। इस लाइन के द्वारा ये बताने का इन्होंने कोशिश की है। 1798 में भी अब ये संधि आ गई थी, अब था कि कौन सा राज्य इसको स्वीकार करता है। 1798 में याद रखना तारीख भी, अगर इसको स्पेशल मेंशन किया है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक था हैदराबाद, पहला राज्य हैदराबाद, हैदराबाद का शासक इस प्रकार की संधि में सम्मिलित होने वाला प्रथम शासक था। शीघ्र ही अन्य कई शासकों ने इसका अनुकरण किया, मतलब इसको स्वीकार किया। ये तथाकथित संधियां ब्रिटिशों को बिना प्रत्यक्ष शासन ही विशाल प्रदेशों पर नियंत्रण की अनुमति देती थी। मतलब ये संधि ऐसी थी कि उसको क्या हुआ कि उन्होंने सीधा शासन भी नहीं किया, कि भारत को गुलाम भी नहीं बना, जो राज्य सहायक संधि स्वीकार की, और उस पर अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट क्या हो गया, शासन हो गया। जैसे आपको बताया था डुप्ले नीति लेके आया था अप्रत्यक्ष शासन की, मतलब कि शासन को हमें सीधे तौर पर नहीं करना, बस ये है कि उस पे जो शासन कर रहा है ना, जो राजा है, वो हमारे कंट्रोल के अनुसार रहे। आपको खुद को राजा नहीं बनना, बल्कि राजा को अपनी मुट्ठी में रखना। वैसा ही काम सहायक संधि के अनुसार हो रहा था, और यही बात बताई कि इन संधियों से ब्रिटिश को बिना प्रत्यक्ष शासन किए ही विशाल प्रदेशों पर, मतलब जैसे हैदराबाद था,
आपका बढ़ा रहा। तो अगर उसने शासन मान लिया हैदराबाद के निजाम ने, अगर ये मान ली, तो हैदराबाद ये मान लो अप्रत्यक्ष रूप से इनके अंडर आ गया, इनका शासन हो गया। ये बात समझ में आई। जिससे कम व्यय में साम्राज्य की स्थापना संभव, उसकी कम व्यय में साम्राज्य भी, मतलब उनको ज्यादा खर्चा भी नहीं लगाना पड़ा। सारे काम खर्च कौन उठा रहे थे? भारतीय शासक। और जो बात थी वो किसकी चल रही थी? मतलब मेन रूप से अधिकार किस पे था? ब्रिटिश का था। मतलब उनका रुपया तो कुछ लगा ही नहीं। उन्होंने क्या था, एक संधि एक्सेप्ट करवानी थी, वो संधि एक्सेप्ट करवा ली, अपनी सेना भेज दी और एक अधिकारी भेज दिया, बस। बाकी काम सारा किसका था? भारतीय राजाओं का था, जो जनता का ख्याल रखना सब था। मतलब कि उन्होंने बहुत ही एक शानदार दिमाग लगा के पूरे भारत में अपना शासन स्थापित कर दिया। उन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और न ही ज्यादा खर्च करना पड़ा। बस उनका मेन काम था कि संसाधनों को इंग्लैंड पहुंचाना, वहां से कमाई करना, वो काम वो लगातार करते आ रहे थे। ये बात आपको समझ में आई? एक बार जब कोई राज्य इस प्रणाली में सम्मिलित हो जाता था, मतलब सहायक संधि स्वीकार कर लेता था, तब उसे बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता था, क्योंकि स्वतंत्र होने पर किसी भी प्रयास में उसे ब्रिटिश सेना का सामना करना पड़ता था। क्योंकि अगर कोई भी राजा फिर क्या करता, यदि सहायक संधि मानने से इनकार करता है, कहता है कि आज से मैं सहायक संधि नहीं मानता, तो उसका राज्य बिल्कुल चला जाता, क्योंकि फिर उसे अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ता, और युद्ध में अंग्रेज बहुत ज्यादा मजबूत सेना वो हो चुकी थी। अब हम जाते हैं स्वर्ग से नरक की ओर। क्या जाते हैं? स्वर्ग से नरक की ओर। ये हम अगले पार्ट में चलो थोड़ा सा देखते हैं, ताकि इसमें क्या हुआ था कि विनाशकारी अकाल, कि अब तक जो भारतीय जनता थी फिलहाल तक ठीक थी, इतना ज्यादा भारत समृद्ध था। हम पढ़ के आए जब लेसन हमने स्टार्ट किया था मराठों के काल में, उस टाइम भारत बहुत ज्यादा समृद्ध था। लगभग 25% जो आपका जीडीपी टोटल वर्ल्ड की होती थी वो भारत की थी। सकल घरेलू उत्पाद वो हमने पढ़ा था, ठीक है, बहुत समृद्ध था। विनाशकारी अकाल, प्लासी विजय के बाद कुछ वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो भारत के सबसे समृद्ध क्षेत्र थे, उसमें राजस्व एकत्रित करने का अधिकार हो गया भी। उसने कहा कि जब प्लासी का युद्ध हुआ ना, प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में एक युद्ध और हुआ था, बक्सर का युद्ध। उसका अगर जिक्र आएगा तो हम बात करेंगे। एक बार मैं बता देता हूं कि बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ था, उसको पहले तो क्या था कि कंपनी सिर्फ व्यापार करती थी, ठीक है। व्यापार करने के लिए उसको जो पैसे चाहिए थे वो आपके इंग्लैंड से लेके आते, सोना चीजा। तो वहां को क्या मिल गया फिर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये भारत के बहुत समृद्ध क्षेत्र थे, में राजस्व एकत्रित करने का अधिकार मिल गया। राजस्व मतलब अब टैक्स, पहले तो बंगाल का नवाब था, बिहार के जो नवाब थे, राजा थे, वो लेते थे, लेकिन अब इन क्षेत्रों से जो टैक्स इकट्ठा कर कौन करेगा? अब टैक्स इकट्ठा करेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज इकट्ठा करेंगे। अब उन्हें भारत में सामान खरीदने के लिए बाहर से पैसा, मतलब इंग्लैंड से पैसा लाने की जरूरत नहीं है। अब वो भारतीयों से ही पैसा लेंगे, वहीं से सामान खरीदेंगे और उसी को बाहर ले जाएंगे। तो देखिए अब किस प्रकार भारत को लूटना स्टार्ट करेंगे। क्लाइव ने विशेषकर बंगाल को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। ये बात ध्यान रखना कि बंगाल को पृथ्वी का स्वर्ग किसने कहा? रॉबर्ट क्लाइव ने। कंपनी के प्रतिनिधियों ने अधिकतम कर वसूली की, जबकि शासन या विकास में न्यूनतम निवेश किया, जिसके जन सामान्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़े। कि उन्होंने क्या लिया? कर, जो टैक्स था, ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा लिया, और जबकि शासन और विकास में न्यूनतम निवेश किया, कि पैसा तो लोगों से ज्यादा लिया और जो काम था वो कम किया। जो पैसा लगाया वो कहाँ ले गए? पहले वाले राजा थे, वो टैक्स लेते थे और वापिस जनता के ही भलाई के काम कर देते थे, ठीक है। नहरें वगैरह बढ़वा देते थे और काम बहुत सारे करवा देते। लेकिन अंग्रेज क्या करते? जनता से टैक्स बहुत ज्यादा लेते और जनता के काम बिल्कुल नहीं करते, और टैक्स के पीछे से सामान खरीदते और सामान खरीद के इंग्लैंड भेज देते। अब देखिए, अब आएगी भारतीय, जो सोने की चिड़िया कहलाता था, वो आपका यहाँ से पतन की ओर जाएगा भी। चीजें क्लियर हो रही है आपको यहाँ से? 1770 से 1772 के मध्य जब 2 वर्षों तक फसल की विफलता से पहले से ही लोगों को पीड़ित कर रही थी भी, तो इसने कहा कि 1770 से लेके 1772 में 2 साल, 70, 71, 72 जो फसल थी वो बिल्कुल भी नहीं हुई, बहुत ज्यादा सूखा पड़ा भी, ठीक है। उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाए गए कठोर कर लक्ष्यों, जिनमें कि कृषकों को चाहे फसल हो या न हो, अपनी भूमि की उपज पर उच्च दर से नकद कर देना अनिवार्य था। उसने कहा कि
70, 71, 72 में कंपनी ने कर लगाया हुआ था, ठीक है। उन्होंने कहा फसल हो चाहे न हो, हमें कोई मतलब नहीं, जितना आप पे टैक्स लगा हुआ है उतना टैक्स आपको नकद देना होगा हर हाल में। चीजें आपको समझ में आ रही है? लेकिन 70, 71, 72 में क्या हुआ, फसल बहुत कम हुई क्या बिल्कुल न के बराबर हुई भी। ठीक है, इन्होंने कहा कि लक्ष्य कृषकों को चाहे फसल हो या न हो, अपनी भूमि की उपज पर उच्च दर से नकद कर देना अनिवार्य था। ठीक है, कि जो उच्च दर से मतलब बहुत बड़ी दर से मतलब ज्यादा उन पे टैक्स लगाया हुआ था, इतना आप समझिए। इसके कारण एक भयावह अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई। इस अकाल में लगभग 1/3 जनसंख्या अनुमानित 1 करोड़ लोग मारे गए भूख से भी। ठीक है, कुछ अनाज वगैरह आया, थोड़ा बहुत अनाज हुआ, उसको अंग्रेज ले गए और उसके कारण क्या हुआ, बंगाल आपके इस राज्य में 1 करोड़ लोग मारे गए थे। वास्तव में कंपनी ने अकाल के समय न केवल वास्तव में कंपनी ने अकाल के समय न केवल कठोर कर प्राप्ति लक्ष्य बनाए, अपितु भूमि कर को और भी बढ़ा दिया। कि अकाल के समय उन्होंने क्या किया कि कठोर कर प्राप्त करने के नियम बहुत ज्यादा कठोर कर दिए, ठीक है। और उन्होंने क्या कर दिया, कर को और भी बढ़ा दिया। ऐसी क्रूरता की निंदा बाद में न केवल भारतीय लोगों द्वारा अपितु कुछ ब्रिटिश अधिकारियों और विद्वानों, जैसे इस अध्याय के आरंभ में उद्धत विलियम डिग्बी द्वारा भी की गई। उदाहरण के लिए 1 शताब्दी बाद ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू एंटन ने लिखा, उसने कहा कि भारतीयों ने इस प्रकार, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उसने इस प्रकार से क्रूरता की जिसके बारे में हंटर ने लिखा है। चीजें समझ में आई आपको? अब यहाँ पे एक वर्ड है पृथ्वी का सौरभ, धार्मिक संदर्भ में सौरभ, इस संदर्भ में एक आदर्श समृद्ध या पूर्णतः सुखमय स्थान, मतलब कि एक इस प्रकार का स्थान जहाँ पे पूरी जनता बहुत ज्यादा खुशी से रहती है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इस प्रकार से जो आपका ब्रिटिश अधिकारी डब्ल्यू हंटर ने क्या लिखा था, ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, कि डब्ल्यू हंटर ने क्या कहा था कि जो अंग्रेजों ने जिस प्रकार से भारतीयों पर अत्याचार किए थे उसके बारे में काल के दौरान, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो ये हमारा जो टाइम वो कंप्लीट हो चुका है आज का। 30 मिनट का लेक्चर रहेगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।